हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लासेस बाय मलिक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 16 क्लास 10th का मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, तो इनको किस तरह से हम मैनेज करें ताकि उनका वेस्ट ना हो, क्या ना हो, वेस्टेज ना हो। तो इस चैप्टर में इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट में है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स के अंदर टोटल नेचुरल इन्वायरमेंट आता है जो हमारी ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है और कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन में नेसेसिटीज़ और कंफर्ट्स टू मैनकाइंड। मतलब हमें क्या करता है, कंफर्टेबल सिचुएशन में वो ले आती हैं। तो नेचुरल रिसोर्स क्या है, कंपोनेंट्स हैं एटमॉस्फेयर का, हाइड्रोस्फेयर का, लिथोस्फेयर का। एटमॉस्फेयर हमारा क्या हो गया, वातावरण हो गया, हाइड्रोस्फेयर वाटर, और लिथोस्फेयर हमारा लैंड हो गया। नेचुरल रिसोर्स दो तरह की हैं, एक इनएग्जॉस्टिबल, एक एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल वो हैं, ठीक है, जो ख़त्म नहीं होंगी, और एग्जॉस्टिबल वो हैं जो ख़त्म हो जाएंगी। तो इनएग्जॉस्टिबल कौन सी हैं, जो प्लेंटी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैं और कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, हम उन्हें कितना भी कंज्यूम करते रहें, जैसे हवा, रेत, क्ले। ये जब ही अफेक्ट होती हैं जब ओवर पॉपुलेशन होगी मैनकाइंड की, मतलब उसकी वजह से अफेक्ट हो सकती हैं। एग्जॉस्टिबल ये लिमिटेड होती हैं और ख़त्म हो जाएंगी एक पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे कोयला, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। अब जैसे कि चैप्टर था हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसका मतलब क्या है, तो कंट्रोल करना यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स इस वे में कि हम अवॉइड कर सकें वेस्टेज को और उसे मोस्ट इफ़ेक्टिव वे में इस्तेमाल कर सकें, इसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इसकी कि हम मैनेज करें अपनी नेचुरल रिसोर्स को। वाई डू वी नीड टू मैनेज अवर नेचुरल रिसोर्सेज। अब कुछ रीजंस हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं अर्थ की वो लिमिटेड हैं। लिमिटेड का मतलब इतनी नहीं है कि आप इस्तेमाल करते जाएं, लिमिटेड है। और क्या हो रहा है, रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो जो डिमांड है रिसोर्सेज की वो इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। तो प्रॉपर मैनेज करना, जो प्रॉपर मैनेजमेंट है, इंश्योर करता है कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो यूज्ड हो रही है जुडिशियली, सो डैट दे फुलफिल द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। कि हमें इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि वो प्रेजेंट जनरेशन को कि उसको जो है यूज़ करे प्रेजेंट जनरेशन भी और हमारी आने वाली जनरेशन भी, ठीक है ना, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो रिसोर्सेज क्या है जो हमारी लाइफ को आसान बना रही है, वो हमारी रिसोर्सेज हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी नेचर में पाई जाती है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं रिसोर्सेज हैं। और दो तरह की हैं, एक एग्जॉस्टिबल, एक नॉन एग्जॉस्टिबल। हमारे जो आसपास जो भी चीज़ें नेचर में मौजूद हैं उसको हम रिसोर्स बोल रहे हैं। तो प्रॉपर मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्स का, इसको हमें लेना चाहिए, मतलब किस तरह लेके चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बेस पर, और उनको एक्सप्लॉइट करने से बचना चाहिए अपने शॉर्ट टर्म गेन को मजबूत करने के लिए। जो हम करते हैं कि हम उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं। ज़रा सा दूर भी अगर जाना है तो हम क्या है, अपनी बाइक उठाएंगे और चल देंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेट्रोल खर्च हो रहा है, और जो कि लिमिटेड है, वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। तो हमें वो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रॉपर मैनेजमेंट विल टेक इनटू कंसिडरेशन। प्रॉपर मैनेजमेंट क्या है, हमें कंसिडरेशन में लेता है इस डैमेज जो कॉज्ड होता है एनवायरनमेंट में, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स को, एंड फाइंड वेज एंड मीन्स टू मिनिमाइज द डैमेज। और हमें क्या है, इनके तरीके खोजने चाहिए कि हम किस तरह से उस रिसोर्स को यूज़ मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको अभी एक एग्जांपल बताया, ठीक है ना, कि अगर हमें कहीं थोड़ी दूर तक जाना है तो हम पैदल जा सकते हैं अपनी बाइक पर ना जाकर, ठीक है। और अगर हमें कहीं, जैसे सपोज़ करिए यहाँ से हमें 40, 50 या 70 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, तो हम अपना वाहन ना ले जाकर, जैसे अपनी कार ना ले जाकर, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल बच सकता है। अब कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को बचाना। वाइल्ड लाइफ क्या होती है, जो जंगली जानवर जिसमें आते हैं वो वाइल्ड लाइफ होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ को बचाना, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे नेचर में और जीन पूल भी ठीक रहे। अब इसके लिए क्या क्या किया गया है, कानून बनाए गए हैं कि टोटल बैन है किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनी एनिमल और बर्ड जो बिलोंग करती है एंडेंजर्ड स्पीशीज से, मतलब जिनकी प्रजाति बहुत कम रह गई हैं, तो इनको मारना या इन्हें कैप्चर करके रखना, ये क्या है, एक तरह से
ये बैन है टोटली। जैसे आपने सुना होगा संजय दत्त पे भी केस चल रहा है। जो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड एनिमल का और बर्ड्स का, वो उनके लिए क्या बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं और सेंचुरी बनाई जाती हैं जहाँ पे ये रखे गए होते हैं। आप भी कहीं किसी ना किसी नेशनल पार्क में गए होंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कनेक्ट रहती है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ से, और वो कंडक्ट कराती रहती हैं एक सर्वे फॉरेस्ट के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर और सेंचुरी के अंदर। और वो नॉलेज रखती हैं कि हर तरह की जो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनकी कितनी स्पीशीज़ जिंदा हैं। जैसे अभी बाघों की भी काउंटिंग हुई थी। सोशल अटेंशन पेड की जाती है कंजर्वेशन के लिए एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो मैंने आपको बताया एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो होती हैं, जो बहुत कम स्पीशीज़ रह गई हैं वाइल्ड एनिमल्स की और बर्ड्स की, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, मतलब विलुप्त ना हो जाएं। क्योंकि हमें क्या करना है, उनको बचा के रखना है और उनकी पॉपुलेशन को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ भी करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग सारी को मार देंगे, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन उन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को नहीं देख पाएगी। जैसे कि डायनासोर भी अब विलुप्त हो चुके हैं और बहुत सारी स्पीशीज़ होती है जो विलुप्त हो चुकी हैं। जो अनऑथराइज्ड फीलिंग है, मतलब जो हम काटते हैं फॉरेस्ट ट्री को टिम्बर ट्रेड के लिए और फ्यूल वुड के लिए, वो भी इमीडिएटली रोकना चाहिए। तो ये कुछ वो हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, क्योंकि फॉरेस्ट क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट होते हैं। ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी जैसे मैंने बताया वेराइटीज़ होती है अलग अलग स्पीशीज़ की, और बायो मतलब जो जीवित है उनके, हॉटस्पॉट मतलब जहाँ वो पाए जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया, ये क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ होता है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स की, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, पावरिंग प्लांट्स, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गई। तो हॉटस्पॉट का मतलब है एक एरिया जहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से वो फुल हो। और लॉस ऑफ डाइवर्सिटी की वजह से क्या होगा, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी घटेगी। अब हमारे फॉरेस्ट के अंदर कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये लोग होते हैं, इन्हें ही हम बोल दिया जाता है स्टेक होल्डर। ठीक है, ये फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं। तो स्टेक होल्डर की डिफाइन क्या, पर्सन हैविंग इंटरेस्ट और कंसर्न फॉर समथिंग, जिसका इंटरेस्ट हो या किसी चीज़ के लिए चिंता हो, उसे हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। तो हमारे फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर 4 हैं, एक लोकल पीपल है, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और एक वाइल्ड लाइफ है। तो लोकल पीपल क्या है, जो डिपेंड रहते हैं फॉरेस्ट पर अपने सर्वाइवल के लिए, वहाँ से लकड़ी काट के ले जाते हैं और भी बहुत काम करते हैं वो। दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट हु ओन्स द लैंड, जो सरकार लैंड खरीदती है और रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। मतलब वहाँ के कुछ लोग होते हैं जो सरकार के अंडर में काम करते हैं। फिर आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, जो यूज़ करते हैं फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने सुना होगा जो कागज़ बनते हैं वो भी किसके बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ को अगर पेपर को मैन्युफैक्चर करना है, क्योंकि पेपर बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट पढ़ेंगे कैसे अगर पेपर नहीं होगा, तो एग्ज़ाम किस पे देंगे। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी क्या होता है, कुछ अलग से लकड़ियाँ दी जाती हैं, तो उनको इंडस्ट्रियलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। फिर होते हैं वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट, जो नेचर को बचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये जो कटिंग है ट्रीज़ की ये ना हो, और अगर हो भी रही है तो उतने ही सेम मात्रा में प्लांट्स को उगाया जाए, ताकि क्या हो, बैलेंस बना रहे। अब सस्टेनेबल मैनेजमेंट है, तो मैनेज करना फॉरेस्ट रिसोर्स को वाइजली, उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल कराने के लिए, मतलब इस तरह से इस्तेमाल करो कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। ये नहीं है कि सारे पेड़ आप ही काट दो और फिर हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे नहीं। और आपको पता है पेड़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि वाइल्ड लाइफ भी वहाँ रहती है, जितने भी जंगली जानवर हैं, और बाकी हमारे पेड़ ऑक्सीजन भी देते हैं, तो बहुत काम होता है उनका। तो कंसीडर करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब हमें देखना है स्टेक होल्डर को, हु आर फर्स्ट पीपल हु लिव इन, जो रहते हैं और आसपास फॉरेस्ट के, जो डिपेंड हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो क्या करते हैं, जंगल में ऐसे घुस जाते हैं, जो स्टेक होल्डर वाली बात चल रही है इसमें। सेकंड नंबर पे आते हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जो लैंड को खरीदता है और कंट्रोल करता है रिसोर्सेज को। थर्ड नंबर पे वही इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं जो मैंने बताया, जो यूज़ करते हैं पत्तियों को भी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ बनाने में। और वाइल्ड लाइफ और नेचर एंथुसियास्ट आते हैं फिर फोर्थ नंबर के स्टेक होल्डर, जो नेचर को बचाना चाहते हैं। एक मेजर प्रॉब्लम है जिसे हम बोलते हैं सिल्वी कल्चर, जो स्टार्ट हो चुकी है, जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहे हैं फॉरेस्ट, सॉरी, मतलब मेजर प्रोग्राम चल रहा है सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर का मतलब क्या है, मोर ट्रीज और प्लांट्स को उगाना। तो सिल्वी कल्चर है कि ज़्यादा पेड़ और प्लांट्स को उगाना। अब फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं, फर्स्ट मेथड एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये फॉरेस्ट को ग्रो करना होता है,
अनप्रोटेक्टेड बैरन लैंड पे, मतलब जिसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और जो बंजर लैंड होते हैं वहाँ पर। तो वन महोत्सव एक प्रोग्राम चलाया जाता है साल में 2 बार, फरवरी में और जुलाई के महीने में, सरकार के द्वारा और वॉलेंट्री एजेंसीज के द्वारा। तो इस महीने क्या होता है, पेड़ लगाए जाते हैं। तो एफॉरेस्टेशन सिंपल क्या है, प्लांटेशन ऑफ ट्री है। रिफॉरेस्टेशन क्या है, ये डेवलप्ड फॉरेस्ट कवर होता है एरिया में जो डैमेज हो चुका है एक्सप्लॉइटेशन के दौरान। फिर है सेपरेशन ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, मतलब जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री जो होती है उसको अलग रखना। जो यूज़फुल प्लांट है जो रिक्वायर होते हैं इंडस्ट्री के द्वारा, वो प्लांट किए जाते हैं सेपरेटली वेस्ट लैंड पर। ग्रोइंग इंडस्ट्री रिक्वायरिंग प्लांट इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्लांटेशन। तो जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ को, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ को प्लांट की ज़रूरत होती है ऐसे, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन प्लांटेशन, क्योंकि उसको वो कट करेंगे ही, क्योंकि उनके वो यूज़ में काम आ रहा है। फिर आता है हमारा ग्रेजिंग, जो घास खाते हैं जानवर। तो ग्रेजिंग क्या है, ग्रेजिंग शुड बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्चुरेज। मतलब जो ग्रेजिंग है, जो घास उगती है, ठीक है, वो रेगुलेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेजिंग रहेगी, ठीक है, तो क्या होगा, वो उन्हें जानवर खाते हैं। अब ग्रेजिंग की वजह से जैसे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब अगर कटिंग ऑफ ट्रीज़ होता है, मतलब डिफॉरेस्टेशन का मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज़ है, मतलब रिमूव होना या फिर डिक्रीज़ होना फॉरेस्ट एरिया का, तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन सिंपल कटिंग ऑफ ट्रीज़ है। अब इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारे डिफॉरेस्टेशन के, तो डिफॉरेस्टेशन के की वजह से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन का मतलब है कि जो मिट्टी की ऊपरी परत का हटना, टॉप लेयर ऑफ सॉइल का रिमूव हो जाना, जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो रिमूव होना प्लांट कवर का, और एक्सपोज करना फर्टाइल सॉइल टू वाइंड, जो फर्टाइल सॉइल है, क्योंकि जब सॉइल इरोजन मतलब डिफॉरेस्टेशन होगा, कटिंग ऑफ ट्रीज, तो नीचे जो मिट्टी होगी वो धूल की, वो वाइंड की वजह से भी उड़ेगी, जो हवा चलेगी, और पानी की वजह से भी क्या होगी, वो बह जाएगी। तो टॉप सॉइल रिमूव हो जाएगी, और टॉप सॉइल ही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से जो एरिया है वो इनफर्टाइल होगा। सेकेंड पार्ट, जब कटिंग ऑफ ट्रीज होगा तो क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन भी होगा। रिमूव होने की वजह से फॉरेस्ट कवर प्लांट्स ने वो एरिया को सूखा बना देगा, ड्राई बना देगा, और हॉट सीजन में जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगी, और एयर करंट जो है, जो हवाएं चलेंगी, वो सॉइल के पार्टिकल को उड़ा के ले जाएंगी, और लीविंग बिहाइंड सैंड, और रेत को सिंपल छोड़ देंगी। अब फ्लड है, बाढ़ भी आएगी इस वजह से। तो रेनी सीजन में बहुत सारे टेम्पोररी रिवुलेट्स फॉर्म्ड होते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी घटेगी अनप्रोटेक्टेड सॉइल की। अब अगर फर्टाइल सॉइल होती है, टॉप सॉइल, उसमें एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, मतलब हमने सुना है फर्टाइल सॉइल में खेती अच्छी होती है, तो क्योंकि वो पानी को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर पा रही है। लेकिन जब ऐसा होगा कि डिफॉरेस्टेशन होगा, कटिंग ऑफ ट्रीज होगी, सॉइल इनफर्टाइल होगी, तो वहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी जो सॉइल की है वो घटेगी। तो जो रिवुलेट्स प्रोड्यूस होंगे फ्लड में, लो लैंड में, जिसकी वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चर को लॉस होगा, प्रॉपर्टी को भी लॉस होगा, और लाइफ को भी लॉस होगा, क्योंकि एक तरह से बैरन ज़मीन हो जाएगी, बंजर ज़मीन हो जाएगी। वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान होगा। डेफोरेस्टेशन मतलब वही कटिंग ऑफ ट्रीज़ की वजह से नेचुरल हैबिटेट को भी नुकसान होता है, क्योंकि उनका घर होता है वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स का और प्लांट्स का, तो वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। और फिर है क्लाइमेट चेंज। तो एब्सेंस में फॉरेस्ट कवर, जो समर है वो ज़्यादा, मतलब गर्मी में क्या होगा, वो ज़्यादा गर्मी होगी, और सर्दियाँ और ज़्यादा कूल हो जाएगी, और बारिश भी वहाँ पड़ने के चांस कम हो जाते हैं अगर कटिंग ऑफ ट्रीज़ होती है, तो ऐसे इलाके में जहाँ पेड़ नहीं होते। फिर नेशनल अवार्ड है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे। तो जो सरकार है भारत की, उसने रिसेंटली इंस्टीट्यूट करा है कि अवार्ड देती है वो जो वाइल्ड लाइफ को बचाता है, और अवार्ड किस नाम से दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। ठीक है, किसकी याद में, अमृता देवी, जिसने 1931 में से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करा था 363 अदर बंदों के साथ। ठीक है ना, इन्होंने क्या करा था, एक खेजरी ट्री थे खैराली गांव में, जोधपुर के पास राजस्थान में, तो इन्होंने उन पेड़ों को बचाया था। अब एक चिपको आंदोलन। अब ये चिपको आंदोलन क्या है, एक मूवमेंट है जो ओरिजिनेट हुआ था गढ़वाल में 1970s के आसपास, जिसकी वजह से जो एक रिजल्ट था ग्रास रूट लेवल एफर्ट, मतलब एक ग्रास रूट लेवल का एफर्ट था, मतलब छोटा सा एक एफर्ट्स था, एंड करना एलियनेशन ऑफ पीपल फ्रॉम देयर फॉरेस्ट, ताकि जो लोग हैं वो अपना फॉरेस्ट से मतलब अपना डिपेंडेंसी को कम करें। क्योंकि लोग क्या करते थे, पेड़ों को काट के ले जाते थे, वो जो फॉरेस्ट वाले होते हैं अपनी खुलाड़ी से जो काटते हैं वो ले जाते थे, और उसके बाद वो उगाने का काम उनका होता नहीं था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, पेड़ों की कमी भी हो रही थी और वाइल्ड लाइफ भी लॉस हो रही थी। तो इसको नाम दिया गया चिपको मूवमेंट, हिंदी में चिपको आंदोलन भी बोलते हैं। ये ट्री हगिंग मूवमेंट है, मतलब पेड़ों को चारों तरफ से उन महिलाओं ने घेर लिया। इसको बोला गया ट्री हगिंग मूवमेंट, जिसमें जो विलेजर्स हैं वो कंपेल करते थे एक्समैन को,
मतलब जो कुल्हाड़ी वाला बंदा, जो पेड़ काटने वाला बंदा होता है, टू स्टॉप ट्री फेलिंग, कि वो पेड़ ना गिराए, बाय एम्ब्रेसिंग एंड फॉर्मिंग सर्कल, मतलब उनके चारों तरफ पेड़ों की तरफ एक घेरा बना लेते थे। और एग्जाम्पल जो सॉल फॉरेस्ट को बचाया गया वेस्ट बंगाल में 1972 में, वो भी इसी की वजह से बताया गया। अब 3R है जो इन्वायरमेंट को सेव करते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं 6, 7, 8 में इन्वायरमेंट की बुक भी लगती है और साइंस में भी पढ़ चुके हैं। एक होता है रिड्यूस, एक होता है रिसाइकल, एक होता है रीयूज़। रिड्यूस का मतलब है किसी चीज़ को कम इस्तेमाल करना। सेव करो रिसोर्स बाय नॉट वेस्टिंग दैम। रिसाइकल का क्या मतलब है, उसी चीज़ से नई चीज़ बना लेना। जैसे सेग्रीगेट करना वेस्ट को, जो रिसाइकल कर सकें और उससे क्या है रिक्वायर्ड थिंग्स को बनाना, तो उसे बोलते हैं रिसाइकल, मतलब उसी चीज़ से कोई नई चीज़ बना देना। ठीक है, जैसे हम कोई पेपर पर लिखते हैं, उससे एनवलप बना दो, तो ये रिसाइकलिंग हो गई। ठीक है, जो सिंपल प्लास्टिक होता है, ठीक है ना, उसको दोबारा से प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दो, वो रिसाइकल हो गया। रीयूज़ क्या होता है, चीज़ों को अगेन एंड अगेन यूज़ करना। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हैं 40 वाली मान लीजिए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पीने के बाद उसे फेंकिए नहीं, उसे वाटर बॉटल की तरह इस्तेमाल कीजिए, इसे हम बोलते हैं रीयूज़। अब वाटर के बारे में है, वाटर भी एक हमारी रिसोर्स है। वाटर क्या है, हर किसी की ज़रूरत है आज के लिए, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है लाइफ की। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पर रहती है। जो रीजन्स है वाटर स्कैरसिटी के, मतलब जहाँ पे पानी की स्कैरसिटी होती है, कमी होती है, वो रीजन में क्या, उन रीजन में मतलब उन इलाकों में गरीबी होती है। क्या होती है, एक्यूट पॉवर्टी। फेलियर टू सस्टेन वाटर अवेलेबिलिटी हैज़ रिजल्ट इन लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर। अगर पानी की कमी होगी तो वेजिटेशन कवर भी क्या होगा, लॉस होगा, मतलब खेती भी नहीं हो पाएगी। डाइवर्जन फॉर हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स, और वो वहाँ के जो किसान है वो हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स को उगाएंगे नहीं, मतलब जिनको ज़्यादा पानी चाहिए, जैसे चावल होता है उसको ज़्यादा पानी चाहिए। एंड पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड अर्बन वेस्टेज एंड प्लेस। और इरिगेशन मेथड है, इरिगेशन मेथड जैसे कि डैम हो गए, टैंक हो गए, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं इंडिया में बहुत जगह जहाँ पे पानी की कमी होती है। अब जो डैम बनाए जाते हैं, ठीक है ना, जैसे आपने बहुत सारे डैम्स का नाम भी सुना होगा, भाखड़ा नंगल डैम है, और भी बहुत सारे डैम होते हैं जो रिवर पे बनाए जाते हैं। तो उनके फ़ायदे क्या हैं, तो जो वाटर होता है डैम से, उसको इरिगेशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इरिगेशन कहते हैं सिंचाई, जो पानी हम देते हैं खेती में, तो इरिगेशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है फील्ड्स में, एक नेटवर्क ऑफ कैनाल्स के थ्रू। डैम इंश्योर करते हैं राउंड द ईयर वाटर सप्लाई टू द क्रॉप फील्ड्स, की पूरे साल पानी की सप्लाई मिलती रहे क्रॉप फील्ड्स को, और वो मदद करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। जो पानी है डैम से सप्लाई किया जाता है लोगों को टाउन में और सिटीज़ में पाइपलाइन के थ्रू, सुटेबल ट्रीटमेंट के बाद। इस तरीके से डैम्स को बनाया जाता है और इंश्योर करता है कि कंटिन्यूस वाटर सप्लाई रहे उस रीजन में। और द फॉलिंग वाटर, मतलब जो फ्लोइंग वाटर होता है, मतलब बहता हुआ पानी फ्रॉम द डैम, उसे इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, हाइड्रो पावर प्लांट जो पढ़ा था। तो जो बहता हुआ पानी है उसको वो टरबाइन को रोटेट करता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये लिखा है, वाटर रशिंग डाउन द डैम टर्न्स टरबाइन विच रन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, और जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब किसी चीज़ के फ़ायदे तो उसके नुकसान भी, तो इन डैम्स के डिसएडवांटेज भी होते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि नदी के ऊपर ये डैम्स बनाए जाते हैं। तो सोशल प्रॉब्लम क्या है, कंस्ट्रक्शन होने की वजह से हाई राइज डैम, ऊंचे जो डैम बनाए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, हमेशा पानी ऊंचाई से नीचाई की तरफ फ्लो करता है, तभी टरबाइन रोटेट कर पाएंगी। तो जो लार्ज नंबर है ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब लोगों को अपने गांव वगैरह छोड़ने पड़ते हैं, और वो भी क्या होते हैं, पानी में डूब जाते हैं लार्ज रिजर्वर्स की वजह से जो डैम के लिए बनाए जाते हैं। और मैनी पीपल क्या है, होमलेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब हो जाती है। इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम होती है। हाई राइज डैम बनाने की वजह से रिवर में क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज़ होती है। कहीं अगर आपको बनाने हैं तो वहाँ पे पेड़ वगैरह काटने पड़ते हैं। और बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत बड़ी जो वैरायटी है फ्लोरा एंड फौना की, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की, वो पानी में डूब जाती है लार्ज रिजर्वर के जो डैम को बनाया जाता है, और वो इकोलॉजिकल बैलेंस भी क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होती हैं। कुछ पीपल कहते हैं डेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम्स, कि हाई राइज डैम को बनाने की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और विदाउट द जनरेटिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट बेनिफिट, और इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। अब फॉरेस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, सबको पता है रिन्यूएबल है, जो डोमिनेट होती है मेनली बाय ट्रीज़ और मेंटेन करती है बायोलॉजिकल इकोसिस्टम को। अब क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग है। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब सिंपल सा होता है, पानी को क्या करना, कलेक्ट कर लेना।
ठीक है ना। और वाटर हार्वेस्टिंग भी कई तरह से होता है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसे इलाकों में किया जाता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, जैसे राजस्थान टाइप इलाकों में। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, टेरेस पे अपने इस तरह से वो बनवाते हैं कि जब बारिश होती है तो वहाँ पे पानी क्या होता है, वो अपनी छतों पे ही स्टोर कर लेते हैं। और एज जैसे लोग टैंकों में स्टोर करते हैं, वो अपनी छतों पे स्टोर करके वो पानी को पूरे साल इस्तेमाल करते रहते हैं। मतलब हमारी तरह नहीं है कि हमारे घर में अगर पानी आया यहाँ पे तो क्या होता है, नालियों में बह जाता है और वो वेस्ट हो रहा है एक तरह से, ठीक है ना। और जिस तरह से अब जल बचाओ आंदोलन भी चल रहा है, जगह जगह टैंक्स बन रहे हैं, तो वो इसी के ऊपर बेस्ड है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, कि बारिश के पानी को बचाया जाए और उसे इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोग क्या है और पानी वेस्ट भी ना हो। क्योंकि क्या होगा, पानी धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकता है, फ्रेश वाटर ख़त्म हो सकता है, वैसे पानी ख़त्म नहीं होगा, वैसे तो बहुत है। आपने देखा होगा बहुत सारे इलाके हैं, बुंदेलखंड हो गया, झांसी में, जहाँ हर साल क्या होता है, बहुत लोगों को पानी तक नहीं मिल पाता, और हमारे जैसे इलाकों में तो पानी हो गए। और वैसे भी क्या होता था, पहले लोगों की मोटर में से भी पानी आ जाता था, आजकल क्या है, सबने समर लगवा रखे हैं, तो पानी का वेस्टेज भी ज़्यादा हो रहा है। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, एम टू डेवलप प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड वाटर, और प्रोड्यूस करना सेकेंडरी रिसोर्सेज प्लांट और एनिमल, इस तरह इस्तेमाल करें कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बना रहे। यहाँ पे डेफिनेशन अच्छी नहीं दी गई, बस वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि पानी को कलेक्ट कर लेना और उसे इस्तेमाल करना जब उसकी ज़रूरत हो। अब मेथड अलग अलग स्टेट में, जैसे खादिन, टैंक्स और नादी, ये राजस्थान में इस्तेमाल किए जाते हैं पानी को बचाने के लिए। बांदेराज और टाल्स महाराष्ट्र में, बूंदीज मध्य प्रदेश और यूपी में, फाइज और पाइंस बिहार में, कूलस हिमाचल प्रदेश में, पॉन्ड्स जम्मू कश्मीर में, और टैंक्स के अंदर तमिलनाडु में। तो इस तरह ये पानी स्टोर किया जाता है। एक है बैलिस, ये पुराना मेथड है वाटर को हार्वेस्ट करने का, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में। ये टेक्निक क्या है, लोकल स्पेसिफिक है, इंश्योर करना मिसमैनेजमेंट और ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्स। अब फ़ायदे क्या हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के, कि जो हम पानी को बचाते हैं, मतलब ऐसी जगह हम वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ पे पानी एवापोरेट ना हो। रिचार्ज वेल्स, जैसे कुएं में एक जगह स्टोर करके रख लिया। एंड मॉइस्चर फॉर वेजिटेशन, वहाँ पे क्या होता है, कुओं को भर लेते हैं और वो वेजिटेशन के लिए काम आता है, मतलब किसान उसे इस्तेमाल करते हैं अपने फसल उगाने में। और ऐसी जगह स्टोर करते हैं जहाँ मच्छर भी पैदा ना हो। और ग्राउंड वाटर प्रोटेक्ट रहता है कंटेमिनेशन बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। अब पॉल्यूशन है वाटर, तो जो पॉल्यूशन है वाटर वो किसकी वजह से होता है, जब डंप होता है अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेज इनटू इट। जब जो गंदा पानी है, ठीक है, सीवेज कीचड़ वगैरह टाइप हो गई, और इंडस्ट्रियल वेज जो केमिकल्स वगैरह निकलते हैं जो उसमें जाता है पानी के अंदर, तब वो कंटेमिनेट होता है वाटर का। और कितना पानी कंटेमिनेट है, ये दो फैक्टर से हम नाप सकते हैं। एक तो प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन रिवर वाटर, कि जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है उसकी मौजूदगी है रिवर वाटर में। और सेकंड, मेजरमेंट ऑफ पीएच ऑफ रिवर वाटर, रिवर वाटर की पीएच वैल्यू नापते हैं। अब गंगा एक्शन प्लान है, तो मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट, मतलब बहुत करोड़ों का प्रोजेक्ट आया 1985 में, जो इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ गंगा, मतलब गंगा को पॉल्यूशन से बचाना है एक तरह से हमें। तो गंगा एक्शन प्लान है जो फॉर्मुलेट किया गया ताकि पॉल्यूशन जो है कम हो जाए गंगा में बाय मोर देन 75%, तो 75% से ज़्यादा। वाटर क्वालिटी टेस्ट की गई टाइम टू टाइम, चेक करके उसमें कॉलीफॉर्म, क्योंकि अभी मैंने बताया कॉलीफॉर्म को चेक करते हैं। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो कंडक्ट किया गया और डाटा कलेक्ट किया गया टोटल कैलिफॉर्म का, तो 1993 से 1994 की रिपोर्ट है। तो मिनिमम फाउंड इन ऋषिकेश, तो सबसे कम पाया गया ये जो कॉलीफॉर्म है ऋषिकेश में, 600 से 650 मोस्ट प्रोबेबल नंबर पर 100 ml। और होना कितना चाहिए, 450 MPN पर 100 ml। और सबसे ज़्यादा कन्नौज में 1400 MPN पर 100 ml। तो सबसे ज़्यादा जो थोड़ा साफ पाया गया वो ऋषिकेश का पाया गया। अब एडवांटेज क्या है वाटर स्टोर का ग्राउंड में, कि पानी ग्राउंड में स्टोर हो जाए, उसके क्या फ़ायदे हैं। जो वाटर स्टोर होता है ग्राउंड में वो एवापोरेट नहीं होता, सबको पता है, भाप नहीं बनेगा, क्योंकि रिवर का ही बनता है ज़्यादा से सबसे पहले, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा सनलाइट के। जो वाटर स्टोर्ड होगा ग्राउंड में वो स्प्रेड आउट टू रिचार्ज वेल, वो कहाँ तक जाएगा, कुएं को भरने में काम आएगा। और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है क्रॉप्स को ओवर अ वाइड एरिया। और जो वाटर स्टोर्ड होता है ग्राउंड में वो मॉस्क्यूटोज को भी पैदा नहीं करता। और जो वाटर स्टोर्ड होता है ग्राउंड में वो बचा रहता है कंटेमिनेशन बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट से। उसके बाद जैसे वाटर कंजर्वेशन था, पानी को बचाना, इसी तरह हम कोयले और पेट्रोलियम को भी बचा सकते हैं। तो कोयले और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल है जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल है और एग्जॉस्टिबल है, मतलब कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। तो कोयला क्या है, कंबस्टिबल फॉसिलाइज्ड रॉक
ओके, जो कहाँ से मिला है, लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट, जो रिमेन्स होते हैं किसमें, कंप्रेस्ड के अंदर। और कोयले को इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, इंडस्ट्री में और थर्मल पावर प्लांट में। तो सिंपल सा बताया गया कोयला कैसे बनता है। फिर पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी अनदर फॉसिल फ्यूल है जो लिक्विड ऑयल की फॉर्म में आता है। ये फॉर्म्ड हुआ है पास्ट अबाउट 10 to 20 करोड़ ईयर ओल्ड, मतलब जब पहले प्लांट एंड एनिमल का रिमेन्स बच जाता था, मतलब प्लांट और एनिमल की जो बॉडीज़ बची रह जाती हैं, और ये मिनरल ऑयल की फॉर्म में पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो उन्हीं से जाके ये बनता है जो रिमेन्स होता है प्लांट और एनिमल का। और पेट्रोलियम फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया था ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में और जनरेटर में और कुछ इंडस्ट्रीज़ में। अब किस किस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल्स को बचा सकते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, अगर हम कोयले को जलाएंगे तो एयर पॉल्यूशन होता है। तो डायरेक्ट यूज़ ऑफ कोल फॉर द पर्पस ऑफ बर्निंग, तो डायरेक्ट जो हम यूज़ करते हैं कोयले का जलाने के लिए उसको अवॉइड होना चाहिए। कोल को हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में, लिक्विड फ्यूल में, ठीक है ना। एंड कंप्रेस नेचुरल गैस में, कोल को गैस में कन्वर्ट कर मतलब जिसे हम बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन। टेक्निक्स शुड बी डेवलप टू रिकवर मैक्सिमम फॉसिल फ्यूल, टेक्निक्स को डेवलप किया गया ताकि हम रिकवर कर सकें मैक्सिमम फॉसिल फ्यूल को जो डीप माइंस और वेल्स में से पाया जाता है। वेस्टेज ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन को अवॉइड किया जाता है कि कम से कम वेस्टेज हो इनका। बोथ ऑयल वेल एंड कोल माइंस, ये क्या होते हैं, आसानी से आग पकड़ लेते हैं, तो इन्हें बचाया जाता है आग से कि वेस्टेज ना हो, क्योंकि जलेगा तो पॉल्यूशन होगा और लॉस ऑफ लाइफ भी होगी और किसी की प्रॉपर्टी भी जल सकती है। ओवर कंजप्शन ऑफ ऑयल इन ऑटोमोबाइल शुड बी चेक्ड, कि ओवर कंजप्शन तो नहीं हो रहा ऑयल में, ऑटोमोबाइल्स में चेक करना चाहिए, ठीक है ना। उसकी जैसे सर्विस कराते रहना चाहिए अपने वाहनों की। हमें सेव करना चाहिए ऑयल फ्यूचर यूज़ के लिए, क्योंकि कुछ ही साल हैं इसके डिप्लीशन होने में, क्योंकि अभी अगर हम जिस तरह से इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो एक डाटा बताता है कि 250 साल के अंदर ये पेट्रोल वगैरह ये बचेंगे नहीं। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड पावर और बायोगैस प्लांट को हमें बढ़ावा देना चाहिए। अब क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे हम एनर्जी रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो हमें बिजली बचानी चाहिए, पानी बचाना चाहिए। बाय नॉट यूजिंग व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, तो नहीं यूज़ करना चाहिए जब ज़रूरत ना हो। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस, ठीक है, हमें एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिक अप्लायंस को यूज़ करना चाहिए, जैसे CFL जो होती हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिंपल कम वाट के हमें CFL वगैरह यूज़ करनी चाहिए, LED टाइप। और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना चाहिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जल्दी खाना बनता है। सोलर कुकर का इस्तेमाल करना चाहिए। एनकरेज करना चाहिए यूज़ ऑफ बायोगैस एज डोमेस्टिक फ्यूल, बायोगैस को इस्तेमाल करना चाहिए डोमेस्टिक फ्यूल की तरह, मतलब वही गोबर से बनाना गैस को। फ्यूल एफिशिएंट मोटर व्हीकल को डिज़ाइन करना चाहिए ताकि कंजप्शन ऑफ पेट्रोल और डीजल हो सके। और नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट ज़रूरी है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के लिए। जैसे इन्होंने बताया नेशनल और इंटरनेशनल लॉ बनाए गए हैं कि किस तरह इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। और फिर इन्होंने गंगा एक्शन प्लान को बता रखा है जो मैंने भी आपको बताया था। फिर उसके बाद सस्टेनेबल मैनेजमेंट है कि मैनेज करना फॉरेस्ट रिसोर्सेज को इस तरह से कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ऐसा डेवलपमेंट होता है जो एनकरेज करता है जुडिशियस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि करंट बेसिक ह्यूमन नीड भी पूरी हो सके और हम रिसोर्सेज को बचा भी रखें ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसे इस्तेमाल कर सके। अब वाटर हार्वेस्टिंग जैसे ऊपर भी आया था, इसमें क्या होता है, कलेक्ट किया जाता है बारिश का पानी ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकें, उसे हम स्टोर कर लेते हैं स्टोरेज रिजर्व्स में, उसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत सारी एंशियंट मेथड है, पुराने मेथड जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक जैसे खादीन मेथड है, ठीक है ना, ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या है खादीन मेथड का, कि पानी एवापोरेट नहीं होता और रिचार्ज वेल और मॉइस्चर होता है वेजिटेशन के लिए, और यहाँ मच्छर भी पैदा नहीं होते, और ग्राउंड वाटर प्रोटेक्ट रहता है ह्यूमन और एनिमल वेस्ट से, क्योंकि खादीन सिस्टम में क्या होता है हम ग्राउंड में पानी को स्टोर कर लेते हैं। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट है हमारा, जब रिफ्लेक्टेड बैक इंफ्रारेड रेज ऑफ द सन आर एंट्रैप्ड बाय CO2 गैस ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब जब लाइट सनलाइट पड़ती है तो जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको कौन घेर लेता है, CO2 घेर लेती है एटमॉस्फेयर में। क्योंकि हमें पता है CO2 क्या है, एक तरह से ग्रीन हाउस गैस है जो रिफ्लेक्टेड रे होती है सनलाइट की उसको ट्रैप कर लेती है और जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ जाती है। इस चीज़ को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब लास्ट इसमें एक चिपको आंदोलन भी बता देते हैं जिसमें हक द ट्री मूवमेंट था, तो जिसमें जो मैंने आपको बताया था इसमें एक ये रिमोट विलेज में चालू हुआ जिसका नाम है रेनी गढ़वाल में 1970 में।
इस मूवमेंट में क्या हुआ, जो औरतें थी गांव की, वो ट्री को क्या हुआ, चारों तरफ से घेर को उसको एक गोला बना लेती थी और जो कुल्हाड़ी मैन आता था उसको ट्री काटने से रोकती थी। तो इसका रोल क्या है चिपको आंदोलन का, तो ये मदद करता है कंजर्वेशन में और प्रिजर्वेशन में फॉरेस्ट की, जो एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारी, जो फॉरेस्ट होती है। ये अलाउ करता है गांव विलेज कम्युनिटी को कि वो यूटिलाइज करें फॉरेस्ट प्रोडक्ट को और अलाउ करें रिसोर्सेज को टू रेप्लेस्ड ओवर टाइम। और ये सिखाता है लोगों को कि जो डिस्ट्रक्शन है फॉरेस्ट का, ये अफेक्ट नहीं करता अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट को, बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेफोरेस्टेशन होगा, कटिंग ऑफ ट्री होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, टॉप लेयर जो है सॉइल की रिमूव होगी, जो कि ज़्यादा फर्टाइल होती है, और जिसकी वजह से क्या होगा, सॉइल की क्वालिटी भी ख़राब होगी और वाटर भी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है इनफर्टाइल सॉइल में। और ये फोर्स करता है गवर्नमेंट को टू रीथिंक द प्रायोरिटीज़ ऑफ लोकल पीपल, कि वो दोबारा सोचें कि क्या प्रायोरिटी है लोकल पीपल की, ठीक है, यूज़ करने में फॉरेस्ट प्रोडक्ट को। और ये एनकरेज करता है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल, कि किस तरह लोकल पीपल ने पार्टिसिपेट करा फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए और उन्होंने फॉरेस्ट को बचा दिया।